हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सो एज़ यूजुअल आज का सेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि जो कोशिका विभाजन है उसके 2 पॉइंट हमारे एग्जाम में बताए गए हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। एक तो है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस को हिंदी में समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो समसूत्री विभाजन आज हमारा सेल डिवीजन का लेक्चर 1 है। इसको हम 2 से 3 लेक्चर माइटोसिस और मियोसिस दोनों को ही कंप्लीट कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ पूरी ईमानदारी से सेशन को देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइटोसिस के बारे में। ये जो समसूत्री विभाजन है इसका जो टर्म है, कई बार सीधे क्वेश्चन यही पूछे जाता है कि जो माइटोसिस है इसका जो टर्म है ये किसने प्रपोज किया था। तो माइटोसिस जो है यानी कि समसूत्री विभाजन, ये जो टर्म दिया था इसको प्रपोज किया था किसने, वॉल्थर फ्लेमिंग, यानी कि 1882 में माइटोसिस को प्रपोज किया गया था। हमें ये बहुत अच्छे से नोट करना है। और एक बार मैं आपको बता दूं कि जो माइटोसिस से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखो, टर्म पूछी जाती है, इसकी डिवीजन पूछी जाती है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इससे पूछे जाते हैं। मैं बीच बीच में बताती रहूँगी कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाकर जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक ग्रोइंग सेल, मतलब कि जो सेल है वो जो ग्रो करती है, यानी कि डिवीजन होना जब उसका स्टार्ट होता है तो उसमें 2 पीरियड होते हैं। एक सेल है, बेसिक सी बात इतनी जाननी है कि एक सेल है जब वो डिवीजन होना शुरू होगी तो उस डिवीजन के पीरियड में सिर्फ 2 फेज होती हैं। सबसे पहला होगा इंटरफेज और सेकंड होगी माइटोटिक फेज। तो 2 फेज हमको याद रखने हैं। इंटरफेज जिसको कि शॉर्ट में आई फेज बोल देते हैं, माइटोटिक फेज जिसको शॉर्ट में एम फेज के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर। बहुत ही अच्छे से हमने नोट्स बनाने हैं, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करते चलना है। अब हम बात करते हैं इंटरफेज की। सबसे पहले इंटरफेज होती है, इंटरफेज को रेस्टिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्वेश्चन मतलब कि इंटरफेज को रेस्टिंग स्टेज क्यों कहते हैं। देखो, इंटरफेज को रेस्टिंग स्टेज इसलिए कहा जाता है बिकॉज नो विजिबल चेंज अकर इन द न्यूक्लियस, यानी कि कुछ इस तरह के चेंजेस इसमें से नहीं दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बाद की माइटोटिक स्टेज आएंगे उसमें बहुत अच्छे से दिखता है बाहर से ही, मतलब कि जब ऑब्जर्व करते हैं तो चीज़ें दिखती हैं कि यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। इंटरफेस में ऐसा कुछ नहीं दिखता, इसलिए इसको सुप्त अवस्था कह देते हैं, तो रेस्टिंग स्टेज कह देते हैं इस पीरियड को, किसको, इंटरफेस को, ठीक है। इंटरफेस के दौरान होता क्या है कि क्रोमोजोम जो होते हैं ऐसे विजिबल, मतलब दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे यहाँ कुछ पतले पतले थ्रेड में टंगे हुए से क्रोमोजोम दिखने में लगते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, उनको क्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो इंटरफेज है बेसिकली इसमें कितनी स्टेज होती है, मतलब कि बटा हुआ होता है 3 भाग में। सबसे पहला होता है G1 जिसको कि हम गैप 1 बोल देते हैं। सबके फंक्शन देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है S जिसको कि सिंथेसिस फेज बोल देते हैं। इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। बेसिकली मैं एक बात बताऊंगी आपको। फिर होता है G2 यानी कि गैप 2। तो 3 फेज हमको याद रखनी है, G1, S और G2। सीक्वेंस भी यही याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये है हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखो, ये होती है स्टेज, यहाँ ये है G1 स्टेज। G1 स्टेज कब शुरू होगी, जब माइटोटिक एंड और S फेज शुरू। फिर ये है सिंथेसिस फेज और ये होती है आपकी G2 फेज, और यहाँ स्टार्ट हो गया फिर M फेज। तो आप देख सकते हैं इंटरफेज कितनी बड़ी है और माइटोसिस जो वो कितनी छोटी है ना। दिख रहा है यहाँ से बहुत अच्छे से। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, बहुत ही शांति से सेशन देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जीवन पीरियड जो होता है, ये जो जीवन पीरियड है ये है ना, जीवन वाला गैप 1 भी इसको बोल देते हैं, ये है ना। ये जीवन पीरियड जो होता है बेसिकली ये एक इंटरवल है जहाँ एंड ऑफ माइटोसिस तो एंड होता है और स्टार्ट क्या होता है, एस फेज। अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि जो आरएनए एंड प्रोटीन जो होते हैं, दोनों ही आरएनए और प्रोटीन दोनों सिंथेसाइज्ड होते हैं जीवन फेज के थ्रू। तो नोट्स बना लेना, कई बार सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन फेज का फंक्शन क्या है, या फिर ये पूछ ले जाता है कि जो आरएनए और प्रोटीन है ये कौन सी फेज में सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सीधा सिंपल सा जवाब देना है कि भाई ये जो जीवन है यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस एंड हो रहा है और एस फेज शुरू हो रही है, और इसमें होता क्या है, आरएनए और प्रोटीन दोनों ही सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं इस फेज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं, एस फेज में, यानी कि सिंथेसिस फेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं। उसी के साथ साथ जो एस फेज है ये बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट होता है इंटरफेज का। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ डीएनए का सिंथेसिस होता है। एस का मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस भी इसी में होता है और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी इसी में होता है। साथ ही जीवन में क्या हो रहा था, जीवन में आरएनए और प्रोटीन दोनों का सिंथेसिस जीवन फेज में हो रहा था। नेक्स्ट वापस से आते हैं G2 पीरियड
पीरियड पर। G2 पीरियड जो है ये इंटरवल है। G2 पीरियड क्या है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है G2 पीरियड में, ये है हमारा G2 पीरियड। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ एंड हो गया सिंथेसिस पीरियड का और शुरू हो गया माइटोसिस पीरियड, ठीक है। यही तो हो रहा है भाई, जो सिंथेसिस फेज है खत्म हो गई यहाँ से, और यहाँ जो है माइटोसिस पीरियड शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो तीनों फेज किसकी हैं, ये तीनों फेज इंटरफेज की हैं, ठीक है। चलो अब आगे तब बढ़ेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सोचो मत, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, ट्रस्ट करो, बहुत फायदे में रहोगे, कंटेंट अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो G2 फेज होता है इसको सिग्निफाइड किया जाता है कि इसमें होता क्या G2 फेज में, भाई हर फेज का अपना एक फंक्शन है। वही बात करें, जो G2 फेज होता है इसमें क्या होता है कि जो न्यू प्रोटीन्स बन रहे होते हैं उनका तो सिंथेसाइज किया जाता है, और फिर RNA जो कि यूज है माइटोसिस में उसको भी सिंथेसाइज किया। तो ये तो G2 का रोल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, डिसीजन जो होता है भाई आपको सेल डिवीजन करना है, यानी कि सेल को डिवाइड होना है, ये कौन सी स्टेट डिसाइड करेगी, तो ये होता है G1 फेज में। समझ में आया। यानी कि भाई देखो, कोई भी डिसीजन है, फैमिली मेम्बर लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं। एक फैमिली के एक सीनियर पर्सन से ये सारी बातें डिस्कस की जाती हैं, कोई भी घर हो कोई भी हो, कि भाई ये काम करना जो भी है। तो वही जो सेल डिसाइड करते हैं डिवीजन होने का, तो वो डिसीजन कौन किसके अंदर लिया जाता है, तो वो G1 फेज के अंदर ही डिसीजन लिया जाता है कि अब सेल को डिवाइड होना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस। जब सेल समस्त विभाजन के लिए तैयार हो रही होती है, यानी कि डिवीजन हो रहा होता है, तो विदाउट इंटरप्शन जब वो एस फेज में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद उससे कोई नहीं रोकता डिवाइड होने से। सिंपल बात ये रखनी है कि जब एस फेज में एंटर कर लिया, उसके बाद कोई भी इंटरप्शन, किसी तरह की रुकावट नहीं आती है सेल को डिवीजन होने से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम पढ़ भी चुके हैं कि जो सेल साइकिल है इसमें कितनी फेज थी, G1, S, G2 एंड M। सिंपल बात है, गैप 1 सिंथेसिस, G2 यानी गैप 2 स्टेज, एंड ये है माइटोसिस। 4 तो स्टेज थी, सीक्वेंस भी यही याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात, द लॉन्गेस्ट पीरियड इन सेल साइकिल, सबसे लंबा पीरियड जो था सेल डिवीजन का वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा इंटरफेज। सबसे बड़ी यही तो थी, बेस के अंदर 3 साइकिल हैं और यही किसको शुरू कराते हैं, फिर इसके बाद शुरू होती है माइटोटिक फेज, ठीक है। तो को याद रखना, सबसे बड़ी फेज कौन सी थी, इंटरफेज। DNA कंटेंट इज डबल, यानी कि जो DNA का कंटेंट है वो दुगना हो जाता है ड्यूरिंग इंटरफेज और सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो जो DNA का कंटेंट होता है वो दोगुना हो जाता है, किसके दौरान, इंटरफेज के दौरान। सिंपल बात समझ में आई, बहुत ही अच्छे समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस जो है इसको स्टडी किया जाता है किसके, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, मैंने स्ट्रक्चर में बात बताई थी। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो दोनों ही फेज एक दूसरे को फॉलो करते हुए इसमें दिखती हैं आपको। जैसे कि जो माइटोसिस है ये कंसिस्ट होगा किसके, ये कैरियोकाइनेसिस को कंसिस्ट करेगा, जो कि किसके द्वारा फॉलो होता है, साइटोकाइनेसिस के द्वारा, ठीक है। तो दोनों ही फेज हमको इसमें दिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो कैरियोकाइनेसिस है क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन के अंदर ही सारी स्टेज आती हैं। जैसे कि इट इज़ द न्यूक्लियर चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन में न्यूक्लियर का चेंज होता है बेसिकली। और इसको कितने डिवीजन में बांटा गया है, यानी कि स्टेज कितनी है, तो इसके 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहली होती है प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सीक्वेंस भी यही याद रखना है, सीक्वेंस से हमको एक बात पढ़नी, कोई जब चेंजेस होते हैं तो वो सिक्वेंशियल होते हैं। ऐसे नहीं क्या पहले मेटाफेज पढ़ो देन टीलोफेज, ऐसा नहीं, सीक्वेंस से। तो ये है हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब हम पढ़ें, अब हम प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन प्रोफेज से किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये पूछे प्रोफेज के अंदर चेंजेस किस तरह से होते हैं, जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। पढ़ते हैं कि पॉइंट को, जो भी एग्जाम में पूछे गए वो सभी डिस्कस करेंगे। प्रोफेज स्पेलिंग सही कर लेना, अगेन PROPHASE, ये प्रोफेज है, ठीक है भाई। प्रोफेज जो होता है बेसिकली एक फर्स्ट स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज यही होती है और ये लॉन्गेस्ट है सभी फेजेस में। 4 फेजेस होती हैं हमारी। सबसे लंबी फेज कौन सी है, प्रोफेज है। सबसे फर्स्ट स्टेज भी यही है। क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिन समझते हो आप, क्रोमोसोम का मटेरियल है जो कि क्रोमोसोम को बनाते हैं बेसिकली। इसके कॉम्प्लेक्स किसका है, डीएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्रोमेटिन जो होते हैं न्यूक्लियस के, ये बहुत ही कंडेंस है कि संक्षेपण हो जाता है इनका, क्या बनाने के लिए, क्रोमोसोम्स बनाने के लिए, ठीक है। क्रोमेटिन का, क्रोमेटिन क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स। इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ नोट करते चलना कि जो क्रोमोसोम है इनका रेप्लिकेशन यानी कि द्विगुणन रेप्लिकेशन हो जाता है इस प्रोसेस में। और क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं, 2 क्रोमेटिड कंटेन करते हैं क्रोमोसोम। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन कौन से स्टेज में हो रहा है, प्रोफेज में। और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही प्रोफेज का लेट स्टेज, मतलब लेट प्रोफेज की जो स्टेज आती है, प्रोफेज जो खत्म हो रही होती है ना, उस दौरान पता है क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों ही लेट प्रोफेज में गायब हो जाते हैं। याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये कौन सी स्टेज में गायब हो जाते हैं, तो डिसअपियर हो जाते हैं लेट प्रोफेज में, ठीक है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूँ। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
यहाँ ये सेंट्रियोल्स हैं, ये साइटोसोल, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियस, ये लास्ट में जाकर न्यूक्लियस जो है यहाँ पे गायब हो जाता है। प्रॉपर इस तरह से होती है हमारी प्रोफेज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सेंट्रियोल आप सभी जानते हैं एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिवीजन जब हो रहा होता है ना प्रोफेज में, तो सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स में प्ले करते हैं। फंक्शन जो होता है सेंट्रोसोम का, सेंट्रोसोम का जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है सेल डिवीजन में? इसका फंक्शन होता है कि भाई जल्दी से शुरू करो सेल डिवीजन को। इसका काम बस इतना होता है कि जो सेल का कोशिका का विभाजन जो हो रहा है उसको शुरू कराने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करते हैं स्पिंडल फाइबर की, जो कि हमने स्ट्रक्चर में भी देखा थे। इस जो स्पिंडल फाइबर हैं ये डिराइव्ड कहाँ से होते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पिंडल फाइबर हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल से अराइज होते हैं। ये हमने साइटोलॉजी में पढ़ा था। और जो स्पिंडल फाइबर हैं ये एक तरह के प्रोटीन से बने होते हैं जिसको कि ट्यूब्यूलिन कहा जाता है। ये जो स्पिंडल फाइबर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। सेंट्रियोल्स आप सभी जानते हैं कि सेंट्रियोल जो होते हैं ये सेंट्रियोल्स, स्पेलिंग में बता दूं, सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये आपके प्लांट सेल में तो एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम प्रोफेज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जो क्रोमोजोम होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनके जो क्रोमोजोम हैं इस स्टेज में बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं और ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ सेल फॉर्मिंग इक्वेटोरियल प्लेट, और खुद को एक इक्वेटोरियल प्लेट पर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिनके क्रोमोजोम होते हैं। आगे दिखाऊंगे स्ट्रक्चर में। मेटाफेज में देखो क्या होता है, क्रोमोसोम ओरिएंट मतलब खुद को ओरिएंट कर लेते हैं कहाँ पर? इक्वेटोरियल प्लेट में। पढ़ चुके हैं बात हम, याद रखना है कि इक्वेटोरियल प्लेट का जो रोल होता है वो इसी में होता है। खुद को वहाँ क्या कर लेते हैं? क्रोमोसोम खुद को बिल्कुल ओरिएंट मतलब सजा धजा लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम का जो सबसे बेस्ट स्टेज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन सी स्टेज होती है माइटोसिस की जिसमें क्रोमोसोम को गिना भी जा सकता है, बहुत अच्छे से क्लियरली दिखते हैं, तो वो स्टेज कौन सी है? वो स्टेज आपकी मेटाफेज होती है। तो क्रोमोसोम एक बहुत ही डिस्टिंक्ट स्टेज है जिसमें कि काउंटिंग ड्यूरिंग मतलब जो मेटाफेज है उसको भी क्रोमोसोम्स को गिना जा सकता है। तो ये होती है मेटाफेज, ये इक्वेटोरियल प्लेट है बेसिकली। ठीक है, यहाँ इस तरीके से क्रोमोसोम खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया है। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रोमियर हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है और ये क्रोमोसोम्स हैं, खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया है। ठीक है, देख लिया आपने बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेंट्रोसोम जो होते हैं क्रोमोसोम के, ये कहाँ अटैच है? स्पिंडल फाइबर से ये अटैच हो जाते हैं, हमने देख ही लिया है। सबसे बेस्ट स्टेज जो होती है शेप को ऑब्जर्व करने की, क्रोमोसोम के साइज को देखने की और उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं, सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है? मेटाफेज होती है। ये हमको याद रखना है बहुत अच्छे से। फंक्शन जो होता है सेंट्रोमियर का, इसका फंक्शन क्या होता है? सेंट्रोमियर के बहुत बार पूछा जाता है कि सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या है बेसिकली। तो सेंट्रोमियर का फंक्शन बस इतना होता है कि क्रोमोसोम के मूवमेंट से रिगार्डिंग होते हैं ये, कि क्रोमोसोम कैसे मूवमेंट करें, उनका रोल प्ले करते हैं, बस ये। नेक्स्ट थर्ड स्टेज दैट इज एनाफेज। तो एनाफेज में हम देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। एनाफेज के दौरान जो क्रोमेटिड होते हैं बिल्कुल अलग हो जाते हैं। समझ में आ गया? वहाँ कंडेंस्ड हो रहे थे, यहाँ बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो क्रोमेटिड अलग अलग कंडीशन, मतलब कि एक क्रोमेटिड इधर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, अलग अलग पोज पर चले जाते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो सेपरेशन होता है इसमें क्रोमोसोम का, यानी क्रोमोसोम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कौन से स्टेज में? एनाफेज में। ठीक है, स्पिंडल फाइबर कॉन्टैक्ट में रहते हैं एनाफेज में भी। एनाफेज जो है सबसे छोटा पीरियड होता है किसका? माइटोसिस का। सबसे बड़ा पीरियड कौन सा था? प्रोफेज। और सबसे छोटी स्टेज कौन सी होती है? एनाफेज, शॉर्टेस्ट ऑफ द 4 फेज इन द ड्यूरेशन। सबसे छोटी अवधि की जो होती है वो बेसिकली कौन सी होती है? एनाफेज ही होती है। टीलोफेज में बात करते हैं, सबसे लास्ट स्टेज होती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है बेसिकली? टीलोफेज जो है प्रोफेज का उल्टा है। प्रोफेज में जो चेंजेस हो रहे होते हैं इसमें वो चेंजेस अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं तो इसको रिवर्सल प्रोसेस कहा जाता है प्रोफेज का। क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमेटिन से, ये एक इसमें होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं। देखो लेट प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था? लेट प्रोफेज में हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। लेकिन टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपीयर यानी कि वापस से आ जाते हैं, वापस से दिखने लगते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियस भी दोनों ही इस स्टेज में वापस आ जाते हैं। प्रोफेज में क्या हो रहा था? चले जाते हैं, तो इसलिए इसको रिवर्सल प्रोसेस कहा जाता है प्रोफेज का। टीलोफेज में बेसिकली होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं टीलोफेज में। लेकिन फर्क पता है क्या है? उनका क्रोमोसोम नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए बिल्कुल वही होता है जो कि पेरेंट सेल का होता है। डिवीजन हो गया, ठीक है। जो पेरेंट के अंदर डीएनए था, जितना अमाउंट था न्यूक्लियर मटेरियल का, वही जो डॉटर न्यूक्लियाई है उनके अंदर भी सेम होता है। तो ये आइडेंटिकल कॉपी होती है, डिक्टो, है ना। अब होता क्या है इसमें, माइटोसिस के बाद जो क्वांटिटी होती है डीएनए की हर एक डॉटर सेल में, बताया ना मैंने, बिल्कुल सेम होती है पेरेंट न्यूक्लियस में होता है। पेरेंट न्यूक्लियस में जो होता है डिवीजन के बाद सेम वही हर एक डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर उतना ही न्यूक्लियर मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस देखते हैं, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, लास्ट पॉइंट बचा है। माइटोसिस क्यों जरूरी है, उसके महत्व क्या है ये देखते हैं।
तो माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीज़न है, पता ही है हमको, समसूत्री विभाजन। ये होता कि ये बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, तो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ के लिए ये डिवीज़न किया जाता है, ठीक है। ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि एक ऑर्गन की ग्रोथ इसी से होती है। माइटोसिस बेसिकली एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही आधार सा एक गुण है, ये मतलब मेन रोल प्ले करता है। मेजर सिग्निफिकेंस जो है माइटोसिस का, जो भी हर हाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्शन करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स का। बताया था ना मैंने, जो पेरेंट के अंदर मटेरियल है वही डिवीज़न के बाद हर एक डॉटर न्यूक्लिया के अंदर सेम होगा। तो ये होता क्या है कि आइडेंटिकल कॉपी बनती है, वो सेम वैसे जैसे कि पेरेंटल की हैं वही कॉपी बनती है, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ हमारा माइटोसिस कंप्लीट होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइटोसिस कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।